नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आप जानते हैं कि ये डल लेक है। श्रीनगर आए आप और डल लेक ना आए, शिकारे की सवारी आपने नहीं की तो इसका मतलब है कि आपने बहुत कुछ खो दिया। और कल भी आपको हाउस बोट से हम न्यूज पॉइंट लेके आए थे और आज बिल्कुल पानी में हैं हम और शिकारे पे हैं और हमारे शिकारे वाले भाई को भी दिखाऊंगा मैं थोड़ी देर में। लेकिन दूसरी तरफ एक शिकार और हो चुका है। शिकार क्या है? शिकार दिल्ली में आज जो खबर बहुत तेजी से फैली है, बढ़ी है, वो है 4 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अश्विनी वैष्णव ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की कैबिनेट कमेटी की बैठक के बाद, तो पूरा तहलका मच गया। कल तक पहलगाम और भारत पाकिस्तान इन सब की बात होती थी, लेकिन आज दूसरी बात हो रही है। बात हो रही है जाति आधारित जनगणना की। और इसलिए मैं कह रहा हूं जाति आधारित जनगणना की बातें इतनी ज्यादा, इतनी तेजी से फैली क्योंकि इसकी डिमांड की शुरुआत पिछले कई सालों से, 2-3 साल से कहें, हालांकि इसकी शुरुआत तो बहुत पहले से हो चुकी थी, 30-35 साल पहले, लेकिन अभी 2-3 साल से, खासकर जब भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले थे राहुल गांधी, तब से ज्यादा हुई थी। और उसके बाद, यानी राहुल गांधी लगातार डिमांड कर रहे थे कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए देश में, और उसके बाद विपक्ष के उनके जो दूसरे दलों के साथी हैं वो भी इसकी डिमांड कर रहे थे। लेकिन अब आज अश्विनी वैष्णव ने जैसे ही ये बताया कि सरकार ने कैबिनेट कमेटी में ये फैसला ले लिया है कि अब जाति आधारित जनगणना वो करवाएगी, जैसे ही ये खबर फैली है उसके बाद से देश में तहलका मच गया है। इस पर चर्चा करेंगे और अभी से थोड़ी देर बाद राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इसी मसले पर। कहा जा रहा है कि विपक्ष की ये बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत। हमारे साथी प्रशांत टंडन जी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं और भी कुछ साथियों से आपका परिचय करवाऊंगा। डल लेक में हम लोग हैं, डल झील में, श्रीनगर में जो जन सामान्य उसी ढंग से जैसे रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं वैसे ही जी रहे हैं, और लेकिन उसके साथ साथ काम और दूसरी चीजें जिसमें सुरक्षा और बाकी चीजों की बात की जाए वो सब चलती ही रहती हैं। तो ये सब और इसके साथ क्या हो रहा है देश में वो हम लेकर आ गए हैं इस न्यूज पॉइंट में सीधे डल लेक से। सबसे पहले सुनेंगे कि अश्विनी वैष्णव ने जब इसकी घोषणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, और राहुल गांधी को भी सुनेंगे। राहुल गांधी संसद के अंदर, राहुल गांधी फिर अखिलेश यादव, इन लोगों ने डिमांड की थी, वो भी सुनेंगे। तो बहुत कुछ है जिसको सुनना है अभी इस कार्यक्रम में। पहले सुनते हैं अश्विनी वैष्णव को, जहां से आज तहलका मच गया कि अब भारत सरकार जाति आधारित जनगणना करवाने वाली है। सुनिए अश्विनी वैष्णव को। Congress governments have always opposed caste census. Caste was not included in all the census operations conducted since independence. In 2010, then Prime Minister late Dr. Manmohan Singh ji had assured the Lok Sabha that the matter of caste census should be considered in the cabinet. A group of ministers was formed to consider this subject. Most of the political parties had recommended caste census. Despite this, Congress government decided to conduct only a survey of caste instead of a caste census. That survey is known as SECC. It is well understood that Congress and its Indie alliance partners have used caste census only as a political tool. As per Article 246 of the Constitution of India, the subject census is listed at 69 in the Union list in 7th schedule. According to Constitution of India, census is a union subject. Some states have conducted surveys, I am repeating the word, surveys, to enumerate castes. Some states have done this well, while some others have conducted such surveys purely from a political angle in a non-transparent way. Such surveys have created doubts in the society. Considering all these facts and to ensure that our social fabric is not disturbed by politics, caste enumeration should be transparently included. I am emphasizing the word transparently included in the census instead of surveys. This will strengthen the social and economic structure of our society while the nation continues to progress. Under the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the Cabinet Committee of Political Affairs has decided today, that is 30th April 2025, that caste enumeration should be included in the forthcoming census.
This demonstrates that a government is committed to the values and interests of a society and country. Like in the past, when a government had introduced 10% reservation for the economically weaker sections of the society without causing any stress in any section of the society. Thank you. सुन रहे थे यहाँ पर संसद की बात कर रहे हैं, हम थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन अश्विनी वैष्णव ने जो बात कही है और यहां से घोषणा हो गई कि अब जाति आधारित जनगणना करवाएगी भारत सरकार, ये घोषणा हो गई। इधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा है और उस ट्वीट में मल्लिकार्जुन खड़गे लिख रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लगातार जातिगत जनगणना की मांग उठाई थी, जिसके सबसे मुखर पक्षधर श्री राहुल गांधी रहे। आज मोदी सरकार ने सेंसस के साथ जातिगत जनगणना कराने की घोषणा की है। ये सही कदम है जिसकी हम पहले दिन से मांग कर रहे थे। मैंने कई बार इसे संसद में उठाया और प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी कई बार जातिगत जनगणना की मांग की है और लोकसभा चुनाव में यह अहम मुद्दा बना। बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी सामाजिक न्याय की इस नीति को लागू करने से बचते रहे और विपक्ष पर समाज को बांटने का झूठा आरोप लगाते रहे। जातिगत जनगणना के अभाव में सार्थक सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन अधूरा है, इसीलिए ये सभी वर्गों के लिए जरूरी है। जनगणना के लिए इस साल के बजट में भी केवल 575 करोड़ का आवंटन है, इसीलिए ये सवाल मुनासिब है कि सरकार इसको कैसे और कब पूरा करेगी। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि मोदी सरकार जल्द से जल्द बजट का प्रावधान कर जनगणना और जातिगत जनगणना का काम पूरी पारदर्शिता के साथ चालू करे। जातिगत जनगणना जरूरी है, हिस्सेदारी न्याय के बिना सबकी प्रगति अधूरी है। ये बात यहां मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे। राहुल गांधी की बात यहां मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे हैं कि पहले दिन से राहुल गांधी और हम लोग यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है वो इसकी डिमांड कर रही थी और इस पार्टी के साथ जो इनके सहयोगी दल हैं यानी इंडिया गठबंधन के दल भी इसकी डिमांड कर रहे थे। राहुल गांधी ने अभी कुछ दिनों पहले संसद हालांकि पहले से कहते आए हैं, लेकिन संसद सत्र में उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि अगर आप नहीं करवाओगे जाति आधारित जनगणना तो हम करवा के दिखाएंगे जब हमारी सरकार आएगी। आइए जरा उसको सुन लेते हैं। थोड़ी देर बाद राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। विपक्ष की एक बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है इसको, इन सबको इस पर हम चर्चा करेंगे, डिकोड करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं कि राहुल गांधी ने संसद के अंदर क्या कुछ कहा था। सुनिए जरा। माइक यहां से नहीं जाती। स्पीकर सर, मैं नाम ले दूंगा, माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। राहुल गांधी को संसद में उन्होंने साफ साफ कह दिया था, एक चुनौती पेश कर दी थी और सीधी चुनौती थी नरेंद्र मोदी के सामने, और वो चुनौती आज नरेंद्र मोदी ने क्या कहें, स्वीकार कर ली कहें, या ये कहें कि नरेंद्र मोदी वहां राहुल गांधी के सामने घुटने टेक दिए, या कहें कि सरकार घुटने टेक दी, क्योंकि डिमांड लगातार हो रही थी विपक्ष की तरफ से कि जाति आधारित जनगणना करवाई जाए। इसी मसले पे तेजस्वी यादव ने, इसी मसले पे अखिलेश यादव ने, अब लगातार सबकी बात आ रही है। तेजस्वी यादव ने इस मसले पे क्या कुछ कहा है, आज की बाइट जरा सुन लेते हैं। इस घटनाक्रम के बाद, यानी इस प्रगति के बाद, इस डेवलपमेंट के बाद कि अब सरकार ने ये घोषणा कर दी है कि हम अब जाति आधारित जनगणना करने जा रहे हैं। जरा सुनिए दोस्तों। इस वक्त हम हैं डल लेक में। जो साथी बाद में जुड़े हैं, आप सबका स्वागत इस्तकबाल करता हूं इस कार्यक्रम में। और डल लेक में हैं हम और शिकारे पे हैं श्रीनगर, और यहां से सीधा जाति आधारित जनगणना और विपक्ष की बात कर रहे हैं। पहलगाम की बात बहुत हो गई, कश्मीर की बात भी हम करते रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कि क्या चल रहा है देश में। जरा सुनिए पहले तेजस्वी यादव को। सरकार ने फैसला किया है कि पूरे देश में जाति जनगणना कराया जाए। देखिए, ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है और ये हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। आपको पता होगा 96-97 में भी कैबिनेट से जो है पास किया गया था कि 2001 का
जो होगा उसमें जनगणना जो होगी उसमें जाति आधारित गणना भी कराया जाएगा। लेकिन उस समय अटल बिहारी जी सरकार में थे 2001 में, तो ये नहीं हो पाया। फिर हम लोगों की मांग थी, मनमोहन जी प्रधानमंत्री बने 2011 में हुई, तो जातीय जनगणना जो है और इसमें इंक्लूड किया गया था। और पहली बार 17 महीने में किसी राज्य ने अपने बलबूते जो है कराया, तो वो महागठबंधन हमारी सरकार थी। तब जो है बिहार में जाति आधारित गणना हुई। और पूर्व में भी इससे पहले हम पूरे बिहार के सभी दल के लोगों को लेकर के प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे, तब प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया था। पार्लियामेंट में इनके कई केंद्र मंत्रियों ने मना किया। लेकिन आज हम लोगों की ताकत देखिए, समाजवादियों की ताकत देखिए कि इनको हमारे ही एजेंडे पर जो है काम करना पड़ रहा है। तो अब हमारी अगली लड़ाई ये होगी कि जब ये जनगणना होगी जिसमें इंक्लूड किया जाएगा कास्ट सेंसस का भी, तब उसके बाद जब नतीजे आएंगे तो पूरे देश में और पूरे देश के जो विधानसभा चुनाव में हमारी मांग रहेगी कि पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए भी, जैसे दलित और आदिवासी भाइयों का आरक्षित सीटें हैं, उसी प्रकार से पिछड़ों और अति पिछड़ों का भी जो है आरक्षित सीटें जो है वो करनी पड़ेगी। ये लड़ाई हम लोग जो है लेकर के चलेंगे, क्योंकि जो फाइंडिंग्स होंगे, हम लोगों की जितनी आबादी है उस हिसाब से हम लोगों की भी भागीदारी होनी चाहिए। तो बिहार में भी हम लोगों ने देखा, उस तर्ज पे हम लोगों ने पहली बार बिहार ने 65% आरक्षण जो है पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी के लिए बढ़ाया था हम लोगों ने। और अभी भी आप देखिएगा कि जब देश भर में होगा, अब तो होना है क्योंकि आपका ये परिसीमन होना, परिसीमन से पहले सेंसस होना है। सेंसस में ये लोग कास्ट सेंसस को इंक्लूड करेंगे और जब इसकी फाइंडिंग्स आएगी तो पिछड़ों के लिए और अति पिछड़ों के लिए भी विधानसभा और लोकसभा में सीटें रिजर्व करनी होगी। ये हम लोगों की अगली लड़ाई होगी। तेजस्वी जी, यहाँ पर तेजस्वी यादव अपनी बात रख रहे थे और खासकर पिछड़ों की लड़ाई तेजस्वी यादव की पार्टी लड़ती आई है, लालू यादव की पार्टी लड़ती आई है। और इसी मसले पर लालू यादव ने भी ट्वीट किया है। आज बहुत सारे ट्वीट आ रहे हैं दोस्तों, बहुत प्रतिक्रियाएं, ट्वीट मतलब प्रतिक्रियाएं। एक तो ट्विटर हैंडल है और उसको जरा माना जाता है ऑथेंटिक हैंडल, इसलिए अब जिसको एक्स कहा जाता है, तो उस पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उसके जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने क्या कुछ लिखा है इसी मसले पे। लिख रहे हैं कि मेरे जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते दिल्ली में हमारी संयुक्त मोर्चा की सरकार 1996-97 में कैबिनेट से 2001 की जनगणना में जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया था, जिस पर बाद में एनडीए की वाजपेयी सरकार ने अमल नहीं किया। ये 96 की बात कर रहे हैं। उसके बाद लिख रहे हैं कि 2011 की जनगणना में फिर जातिगत जनगणना के लिए हमने संसद में जोरदार मांग उठाई। मैंने स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय शरद यादव जी ने इस मांग को लेकर कई दिन संसद ठप किया और बाद में प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराने के आश्वासन के बाद ही संसद चलने दिया। देश में सर्वप्रथम जातिगत सर्वे भी हमारी 17 महीने की महागठबंधन सरकार में बिहार में ही हुआ, जिसे हम समाजवादी जैसे आरक्षण, जाति गणना, समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्ष इत्यादि 30 साल पहले सोचते हैं, उसे दूसरे लोग दशकों बाद फॉलो करते हैं। जातिगत जनगणना की मांग करने पर हमें जातिवादी कहने वालों को करारा जवाब मिला। अभी बहुत कुछ बाकी है। हम इन संघियों को हमारे एजेंडा पर नचाते रहेंगे। हम इन संघियों को हमारे एजेंडे पर नचाते रहेंगे। ये बात यहां लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी चुनौती यहां लालू यादव ने सीधे सीधे कहें तो पेश कर दी है और बहुत बड़ी बात यहां कह रहे हैं। इस बीच अखिलेश यादव का भी ट्वीट आया है दोस्तों। अखिलेश यादव लिख रहे हैं कि जाति जनगणना का फैसला 90%, जी हां 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत है। 90% पीडीए
की एकजुटता की 100% जीत है। हम सबके सम्मिलित दबाव से भाजपा सरकार मजबूरन ये निर्णय लेने को बाध्य हुई है। सामाजिक न्याय की लड़ाई में ये पीडीए की जीत का एक अति महत्वपूर्ण चरण है। भाजपा सरकार को ये चेतावनी है कि अपनी चुनावी धांधली को जाति जनगणना से दूर रखे। एक ईमानदार जनगणना ही हर जाति को अपनी अपनी जनसंख्या के अनुपात में अपना वो अधिकार और हक दिलवाएगी जिस पर अब तक वर्चस्ववादी फन मारकर बैठे थे। ये अधिकारों के सकारात्मक लोकतांत्रिक आंदोलन का पहला चरण है और भाजपा की नकारात्मक राजनीति का अंतिम, भाजपा की प्रभुत्ववादी सोच का अंत होकर ही रहेगा। संविधान के आगे मन विधान लंबे समय तक चल भी नहीं सकता है। ये इंडिया की जीत है। देखिए, ये इंडिया की जीत है। ये लगातार ये बातें आ रही हैं और इसमें इंडिया की जीत, यही बात तो इधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कही, यही बात तेजस्वी यादव ने कही, यही बात लालू प्रसाद यादव ने कही और ये तमाम बातें जो हैं वो बता रही हैं कि आज का दिन विपक्ष की जीत के रूप में देखा जाएगा। और लेकिन इसके साथ साथ आखिर क्यों यहां पर आज अचानक कैबिनेट फैसला लेता है? बात तो पहलगाम की हो रही थी, बात कश्मीर की हो रही थी, बात हिंदुस्तान पाकिस्तान की हो रही थी, लेकिन बात अचानक जाति आधारित जनगणना की क्यों होने लगी? कुछ लोगों ने ये कहा कि ये हेडलाइंस मैनेजमेंट है, खासकर कांग्रेस से ये प्रतिक्रिया भी आई कि हेडलाइन मैनेजमेंट है। लेकिन इन सब पे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए इस चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं श्रीनगर के इस डल झील से। जी हां, श्रीनगर के इस डल झील से ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये राहुल गांधी की बड़ी जीत है, क्या ये विपक्ष की बड़ी जीत है, क्या ये इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत है, या क्या इस पूरे मसले को अब सत्ता पक्ष यानी भाजपा या नरेंद्र मोदी ने अपने कब्जे में ले लिया है। ये सब कुछ समझेंगे, या विपक्ष के आगे झुक गई है सरकार। सब कुछ हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं। लगातार आप देख रहे हैं प्रशांत जी को हमारे साथ साथ फ्रेम में, और हम लोग शिकारे पे हैं। जो साथी बाद में जुड़े हैं, आपका एक बार फिर स्वागत इस्तेकबाल करता हूं। और जरा स्क्रीन पर हमारे और तमाम साथियों को ले आइए, पैनलिस्ट साथियों को, वरिष्ठ साथियों को, उनसे भी परिचय करवा दो। देखिए, 4 और वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे साथ शकील अख्तर जी जुड़े हुए, हमारे साथ डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, और हमारे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। आप चारों का भी स्वागत इस्तेकबाल करता हूं श्रीनगर के इस डल लेक से। और सीधा आना चाहता हूं सबसे पहले डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास। इस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी, विपक्ष के आगे क्या झुक गई है सरकार? क्या राहुल गांधी की इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत मानी जाए? कैसे देखते हैं आप इसको? ऐसा निश्चित तौर पर यह भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के 10.5 साल के शासन में उनकी अपनी ही कथनी करनी से हुई हार है। ये वैसे अगर घोषित हो जाती तो उतनी बड़ी बात नहीं होती। राहुल गांधी मांग करते, संसद में इसको लेकर भाषण देते, सरकार बहस मुबाहिसे के बाद, चर्चा के बाद इसे लागू कर देती। लेकिन सरकार ने महीनों तक, राहुल गांधी की यात्रा के बाद से अब तक, सरकार और उसके समर्थक तंत्र ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक से लेकर स्वयंसेवकों तक, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर पन्ना प्रमुखों तक, तमाम मुख्यमंत्रियों से लेकर मंडल अध्यक्षों तक, सबने राहुल गांधी की इस मांग को देश तोड़ने वाला, समाज को विभाजित करने वाला अभियान माना। दंगाई मीडिया भी पूरी ताकत से लगा रहा कि राहुल गांधी जातिगत जनगणना की मांग करके देश को तोड़ना चाहते हैं, समाज को विभाजित करना चाहते हैं। और अब जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐलान कर दिया है कि वो जातिगत जनगणना कराएगी, तो राजीव जी, ये दीवार पर लिखी हुई करारी हार है, करारी शिकस्त है, मात है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। अब आज 4 बजे के बाद से वो जो भांपू मीडिया है वो इसे मास्टर स्ट्रोक बताने में, बड़ी घोषणा बताने में लग गया है। वही चैनल, वही लोग, वही नेता जो आज की तारीख 30 अप्रैल को दोपहर 4 बजे से 1 मिनट पहले तक कांग्रेस की, इंडिया गठबंधन की, राहुल गांधी की इस मांग को देश विरोधी बताते थे, समाज विरोधी बताते थे, वे अब इसके पक्ष में बहसें चलाएंगे। डॉक्टर मोहन भागवत का बयान है, योगी आदित्यनाथ का बयान है, नरेंद्र मोदी के भाषण है, जेपी नड्डा के भाषण है। और आज भी अश्विनी वैष्णव ने क्या किया डॉक्टर साहब? उन्होंने कांग्रेस का राग अलापने की अपनी पुरानी आदत से खुद को दूर नहीं रख पाया।
वे कहते रहे कांग्रेस इसका विरोध करती रही। जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी याद किया वगैरह। डॉक्टर साहब आपको रोकना चाहूंगा। जी। डॉक्टर साहब जी। आपको रोकना चाहूंगा, जरा सीधे चलते हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना अभी शुरू कर दी है। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बहुत बड़ी जीत है राहुल गांधी की इस मसले पे। उनकी सुनते हैं कि क्या कुछ है, फिर आप सबकी प्रतिक्रिया लूंगा एक एक कर। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहना शुरू कर दिया है इस पीसी में, चलिए सुनते हैं। मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा, और ये एक पहला कदम है। तेलंगाना एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए, और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है। और कास्ट सेंसस को डिज़ाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि डिज़ाइन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दो एग्जाम्पल्स हैं, एक बिहार का डिज़ाइन है, दूसरा तेलंगाना का डिज़ाइन है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मैं दोहराना चाहता हूं कि कास्ट सेंसस पहला कदम है। हमारा जो विजन है एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट का, विकास का पैराडाइम हम कास्ट सेंसस के माध्यम से लाना चाहते हैं। सिर्फ रिजर्वेशंस नहीं, मगर हम सेंट्रल सवाल पूछ रहे हैं कि चाहे ओबीसीज हों, दलित्स हों, आदिवासी हों, उनकी देश में कितनी भागीदारी है। कास्ट सेंसस से एक प्रकार से पता लगेगा, बट कास्ट सेंसस से आगे जाना है। हमारे इंस्टीट्यूशंस में, संस्थाओं में इनकी कहां कहां पार्टिसिपेशन है, पावर स्ट्रक्चर जो है उधर कितनी पार्टिसिपेशन है, ये नेक्स्ट स्टेप है। और हम चाहते हैं कि इस डायरेक्शन में कास्ट सेंसस जाए। हमने एक और चीज कही थी, कांग्रेस पार्टी ने रेज की थी, मैनिफेस्टो में भी था, आर्टिकल 15(5). आर्टिकल 15(5) इज रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये कानून है, ऑलरेडी कानून है, और हम चाहते हैं एकदम इस कानून को एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार इंप्लीमेंट करना शुरू करे। सेंसस को डिले किया है और अपोज किया था, हम इस को वेलकम करते हैं। ये हमारा विजन है, इन्होंने अडॉप्ट किया, बहुत अच्छा। मगर हम चाहते हैं कि हमें डेट्स बताई जाएं, किस दिन तक ये सेंसस होगा, बजट में इसका पैसा आना चाहिए, अभी बजट में पैसा नहीं है, और फिर जो डेवलपमेंटल विजन है वो हमारे सामने प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था, अंग्रेजी में बोल देता हूं। कास्ट सेंसस वी हैव बीन फाइटिंग नाउ फॉर सम टाइम, गवर्नमेंट हैज अपोज्ड फॉर सम रीजन, वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दैट रीजन इज, दे हैव सडनली डिसाइडेड टू डू इट, वी वेलकम दैट, we are happy that they have done the caste census. Telangana तो सुन रहे थे आप, यहाँ राहुल गांधी साफ साफ कह रहे हैं कि ये कास्ट सेंसस, एक तो पहली बात ये कि यहाँ पर टाइम फ्रेम हो, दूसरी बात कि आर्टिकल 15 संविधान के /5 उसमें जो कहा गया है उसका भी अनुपालन हो। तो बहुत कुछ यहाँ पर कुछ कुछ बातें जो याद दिलाते हुए राहुल गांधी अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। डॉक्टर साहब आप अपनी बात पूरी कीजिए। राहुल गांधी को अभी आपने सुन लिया, राहुल गांधी बहुत ही गंभीरता के साथ अपनी बात रख रहे हैं, और हो भी क्यों ना गंभीर, क्योंकि उनकी जीत हुई है, पूरे विपक्ष की जीत है, सरकार यहां झुकती हुई नजर आ रही है, इसलिए भी क्या कहेंगे इस पे जल्दी से? निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब, राहुल गांधी के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, और राहुल गांधी अपनी दूरदर्शिता से लगातार ये साबित करते आ रहे हैं कि वे इस सरकार के मार्गदर्शक मंडल में हैं। जैसे वो जो रिटायर कर दिए गए वे नहीं, राहुल गांधी असली मार्गदर्शक साबित हो रहे हैं। मोदी जी को वे लगातार क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए बताते रहे। संसद में एक बार उन्होंने, राजीव जी, अपने लंबे भाषण में ये कहा भी था कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने मुझे ये सिखाया है कि जब सत्ता में हो तो क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। अब लगातार मोदी सरकार राहुल गांधी के दिशा निर्देश पर काम करती हुई दिखाई दे रही है। वे जितनी बातें कहते हैं, आखिर एक दिन ऐसा आता है
कि नरेंद्र मोदी को उन बातों को स्वीकार करना पड़ता है, उनको अमल में लाना पड़ता है। बस आधा मिनट और लूंगा। इस मौके पर उन लोगों के प्रति जरूर मेरी संवेदना है जो लोग लगातार राहुल गांधी के खिलाफ और इस मांग के खिलाफ अभियान चला रहे थे। वो बहुत खराब मुहावरा है राजीव जी, मैं कभी उस मुहावरे का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हर 4-6 महीने में एक अवसर ऐसा ला देते हैं कि उस मुहावरे का इस्तेमाल करना पड़ता है। मुहावरा है थूक कर चाटने वाला, बहुत बड़ा मुहावरा है, लेकिन मोदी जी अपने दर्शकों को, अपने समर्थकों को लगातार ऐसे अवसर लाते रहते हैं कि उन्हें ये काम करना पड़ता है। तो आज राहुल गांधी बधाई के पात्र हैं और उनका जो विजन है कि देश में जो संसाधनों का वितरण है, अवसर है, वंचित वर्ग को जो अवसर मिलना चाहिए, वो जो प्लान लेकर चल रहे हैं वो बहुत लंबी दूरी का प्लान। तो आज ये घोषणा उसका पहला पड़ाव। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये घोषणा उसका पहला पड़ाव है। जल्दी से इधर आना चाहता हूं प्रशांत जी आपके पास, सभी सुन रहे थे राहुल गांधी, पहली प्रतिक्रिया आपकी। राजीव जी, ये राजनीतिक भूकंप है और रिक्टर स्केल में 9 की फिगर इस पे जाती है और इस राजनीतिक भूकंप का एपिसेंटर अभी पता करना पड़ेगा कि ये पहलगाम है या दिल्ली है, क्योंकि ये संयोग नहीं है कि जब सीसीएस की बैठक हो रही है, जब ये लगातार पूरे देश से आवाज आ रही है कि सख्त कदम उठाए जाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेनाओं को खुली छूट दे दी कि वो तय करें कि कब करना है, कैसे करना है, क्या करना है। और आज जबकि बड़ा दिन था, सुबह सीसीएस की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होती है, उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक होती है, तो लग रहा था कि ये दोनों बैठकें या पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक होती है, कैबिनेट कमेटी पॉलिटिकल अफेयर्स, तो ऐसा लग रहा था किसी बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है कि आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, जो कि एक बड़े मिलिट्री एक्शन के पहले की जो तैयारियां होती है, उस तैयारी में सरकार दिखाई दी। और शाम तक जो खबर आती है वो खबर ये आती है कि राहुल गांधी जिस बात को 2-3 साल से कह रहे थे, उनकी मैं समझ कि उसकी गिनती अगर की जाए तो सैकड़ों पब्लिक मीटिंग होगी जिसमें उन्होंने जातिवाद जनगणना की बात की होगी, दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी जिसमें उन्होंने बात की होगी। ये तो ये करना क्यों पड़ा, इसका कारण जो है अभी हमको डिस्कस करना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई। क्या मोदी साहब के हाथ से नैरेटिव निकल रहा था? क्या गोदी मीडिया जो इनका समर्थक अब तक सबसे मजबूत जो जिसको मैं कहूँ कि सहयोगी दल है वो इनका मीडिया है, तो वो मीडिया का जो नफरत का एजेंडा है वो शायद कामयाब नहीं हो रहा था, कुछ को बड़ा हुआ। और एक सवाल आखिरी, जब सवाल पैदा होते हैं और हम लोग पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं तो वो सवाल आते ही हैं कि क्या ये घोषणा किसी समय से पहले आम चुनाव की भी हो सकती है क्या? ये हम लोग इस पर विचार करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इस पे हम विचार करेंगे कि क्या ये समय से पहले किसी मध्यावधि चुनाव की आहट है क्या, या आखिर ऐसा क्यों हुआ कि अचानक जाति आधारित जनगणना को सामने ले आया गया, क्या कुछ और तैयारियां चल रही हैं? जरा आना चाहता हूं शकील जी से, बेहतर और कौन बताएगा कि दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है। राहुल गांधी की पीसी शकील जी आपने सुन ली और बहुत बड़ी जीत है राहुल गांधी की, लेकिन इसके तहत सरकार कुछ और सोच रही है क्या करना, ऐसी कोई जानकारी है आप तक? राजीव जी, बड़ा नेता वो होता है जो अपने विरोधियों को अपने एजेंडे पे खींच लाए, और आज राहुल ने साबित कर दिया कि इस टाइम के सबसे बड़े नेता वो है। राहुल गांधी का 1 पॉइंट प्रोग्राम था, एक मुद्दे पर वो पूरी राजनीति कर रहे थे 2-3 साल से, वो था जाति गणना। उन्होंने कहा भी था इसको, इसी 18वीं लोकसभा में कहा था कि यही इसी संसद में मैं इसे पास कराऊंगा, और वो आज सिद्ध हो गया। और सिर्फ एक मुद्दे पे नहीं, राहुल ने अभी तक जो जो बातें कही हैं वो सब साबित हो रही हैं, सही साबित हो रही हैं। उन्होंने जो कोरोना पे कहा था वो सही साबित हुआ, नोटबंदी पे कहा वो सही साबित हुआ, अडानी घोटाले पर कहा
वो सही साबित हुआ, आर्थिक तूफान आएगा। अभी जो लास्ट उनका एक आकलन है, बड़ा खतरनाक आकलन है, और वो सही साबित होता दिख रहा है कि आर्थिक आकलन होगा। और ये आपने देखा ही अभी कि जाति गणना पे उन्होंने कहा था कि इसी संसद में, इसी लोकसभा में, अभी का 18वीं लोकसभा में, 1 साल 6 महीने पहले की बात है, तब उनका ये भाषण था, हम वहीं थे संसद की प्रेस गैलरी में, और आज वो सही साबित हो रहा है। उसी वक्त अनुराग ठाकुर ने कहा था कि अपनी जाति तो बता दो। एक घटिया आक्रमण किया था राहुल गांधी के ऊपर। लेकिन आज देखिए है क्या जो आप पूछ रहे हैं। आज अचानक बहुत ही गंभीर सवाल आ गए हैं। आज मुद्दा था पहलगाम पर सरकार क्या करने जा रही है। 2 बड़ी मीटिंगें थी, एक कल प्रधानमंत्री ने करी, एक आज कैबिनेट की मीटिंग। पहले इसकी ब्रीफिंग थी 3 बजे, 3 से 4 हुई, और उसके बाद जो अश्विनी वैष्णव जी ने कहा, वो निश्चित ही रूप से ये बता रहा है कि सरकार जो है उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है। सरकार एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गई है कि जहां से निकलने का उसे रास्ता नहीं दिख रहा है। देखिए, इस फैसले का असर यह होगा कि बीजेपी आरएसएस में पहली बार विरोध शुरू होगा। बीजेपी आरएसएस की पूरी राजनीति प्रतिक्रियावाद की है, दक्षिणपंथ की है, जातिवाद की है, मनुवाद की है, और राहुल गांधी का यह एजेंडा प्रगतिवाद का है। पिछड़ों को, खासतौर से पिछड़ों को ही ज्यादा अधिकार देने का है। अभी राहुल ने बहुत संक्षेप में कहा, बहुत अच्छी बात है, उसके बाद अंग्रेजी में बोले, बहुत साफ बात उन्होंने कही कि ये तो पहला कदम है। असली चीज है कि हम ये चाहते हैं कि किसकी हिस्सेदारी कितनी है। वो लगातार एक उदाहरण देते रहे कि केंद्र सरकार में कितने सेक्रेटरी हैं और उसमें से सिर्फ 3 पिछड़े हैं। पत्रकारों से पूछते रहे कि आप में से कितने ओबीसी है, कितने दलित हैं। तो अब वो राहुल गांधी की जो बात है वो सही साबित होने जा रही है। और एक जो आज की भाषा है, भाषा समय समय पे अपना रूप बदलती रहती है। तो आज की भाषा में एक मुहावरा बहुत कहा जाता है, यंग लोग कहते हैं कि इलाका आपका होगा, सरकार आपकी होगी, सिस्टम अपना चलेगा। तो राहुल ने ये साबित कर दिया कि सिस्टम जो है वो राहुल का चल रहा है। बहुत बड़ी बात है। अब समय देखिए इसका, ये समय जो है इस वक्त कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई करने के बदले, आतंकवाद पर कड़ी कार्रवाई करने के बदले कोई ऐसा काम करेंगे जिसके सहारे वो नैरेटिव चेंज करने की कोशिश करेंगे। अभी अभी यहां आने से पहले राहुल गांधी कानपुर में थे। कानपुर में वो शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलने गए, उनकी पत्नी रोने लगी, बड़ा दर्दनाक दृश्य था। वो उन्हीं में से थे शुभम, जो 26 लोग मारे गए पहलगाम में। इससे पहले वो पहलगाम आए थे, मोदी जी न अस्पताल में किसी घायल से मिलने गए, राहुल गए थे घायल से मिलने के लिए, न किसी मृतक परिवार को सांत्वना देने के लिए गए। इसके बदले उन्होंने, जिसे राजनीति कहते हैं, शुद्ध राजनीति, गेम चेंज कर दो, लोगों का विचार को उस तरफ ले जाओ, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, कोई तूफानी कर दो, वो उन्होंने करने की कोशिश की। राहुल की मांग पूरी हुई। दलित, खासतौर से ये पिछड़ों की है, ये दलितों की तो क्योंकि गणना है ऑलरेडी, पिछड़ों की बहुत बड़ी मांग पूरी हुई। लेकिन ये समय जो है ये बताता है कि मोदी जी कमजोर पड़ना शुरू हो गए हैं। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए, बड़ी समस्या से बचने के लिए जब आप किसी छोटी समस्या पे काम करने लगे और उसे बड़ा बताकर पेश करने लगे, इसका मतलब यह होता है कि बड़ी समस्या से डील करने का आप में साहस नहीं है, आप बड़ी समस्या को एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और ये मोदी जी की जो सारी छवि इन्होंने बनाई है कि महामानव है, कुछ भी कर सकते हैं, किसी से डरते नहीं है, 56 इंच की छाती है, लाल आंखें वगैरह वगैरह, सबको खुद मोदी जी ने तोड़ दिया एक झटके में। और यही नेता होता है। वाकई गजब आदमी है राहुल गांधी। उसने खुद मोदी जी के जरिए मोदी जी की छवि को तहस नहस करवा दिया। और आज के बाद आप देखेंगे कि बीजेपी आरएसएस में, बीजेपी आरएसएस देखिए, चाहे मोदी जी के साथ हो चाहे किसी के साथ हो, लेकिन उसकी जो पूरी विचारधारा है वो भी एक बिंदु पे टिकी हुई है। जैसे राहुल की राजनीति पिछले 2-3 साल से एक बिंदु पे थी, जाति गणना, ऐसे ही बीजेपी आरएसएस की 100 साल से एक ही बिंदु पे टिकी हुई है। आरएसएस 100 साल का होने वाला है। वो क्या है कि जो जी बिल्कुल व्यवस्था थी मनुवादी, उस पर टिके रहना,
और उस व्यवस्था को राहुल गांधी ने तोड़ दिया। जी जी बिल्कुल, राहुल गांधी ने उस व्यवस्था को, मनुवादी व्यवस्था को तोड़ने का एक सफल प्रयास किया है और ये आगे कैसे बढ़े और जाति आधारित जनगणना में, जैसे राहुल गांधी कह रहे थे कि एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, इसके लिए बजटिंग होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ लगभग 600 करोड़ 575 करोड़ या 550 करोड़ का ही बजट इसमें दिया गया था, जबकि जाति आधारित जनगणना की बात नहीं थी, ये बात थी सेंसस की, यानी कि जनगणना की बात थी। लेकिन उसमें अब जाति आधारित जो बात लगातार राहुल गांधी जिसकी डिमांड कर रहे थे, विपक्ष डिमांड कर रहा था, अब वो है तो बजट लेके आइए इसमें और एक टाइम फ्रेम में आइए और इसके बाद आप इसको पब्लिश कीजिए। ये सारी चीजें हैं, लेकिन एक बड़ी जीत यहां पर राहुल गांधी की। और आखिर ऐसा अभी क्यों, जरा ये समझना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी से। सुनील जी, अभी अचानक जाति आधारित जनगणना की बात, ये डिमांड, अभी तो कुछ और बातें हो सकती थी, लेकिन ये डिमांड अचानक मान क्यों ली गई? धन्यवाद राजीव जी। आपने अपने प्रारंभिक संबोधन में ये कहा कि पुलवामा की बात बहुत हो चुकी। अभी पुलवामा की कोई बात नहीं हुई है, अभी पुलवामा की ही बात होनी चाहिए। लेकिन आप यह सेंटेंस बोलने के लिए विवश हो गया। पहलगांव की बात अभी बहुत नहीं हुई, पहलगांव की बात अभी और होनी है, होती रहनी चाहिए। लेकिन यह बात विश्लेषक कहने लगे कि पहलगांव की बात बहुत हो गई, इसलिए निर्णय लिया गया। मोदी जी जिस बात के लिए जाने जाते हैं वह अपनी पहचान को उन्होंने खोया नहीं है। हर निर्णय के पीछे राजनीति है, हर निर्णय के पीछे दलीय हित है, हर निर्णय के पीछे राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है। आप याद कीजिए, बहुत लगातार प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था जाति जनगणना की बात को, यह अर्बन नक्सल कंसेप्ट है, यह आरोप लगाए थे उन्होंने। ये उन्होंने कहा था कि समाज को बांटने, देश को कमजोर करने, देश को विकसित राष्ट्र बनने में रोड़ा है, यह बात उन्होंने कही थी। और केवल ऐसा नहीं कहा था कि बहुत सालों साल पहले, हाल के इनके बयान है। उस विषय पर प्रधानमंत्री जी को वापस आना पड़ा जाति जनगणना के लिए। तो जाति जनगणना कराना या सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को आगे करना सरकार का यह संकल्प नहीं है। बिहार के चुनाव के मद्देनजर लिया गया यह निर्णय है और पहलगांव के को लेकर के जो चर्चा हो रही है, इस चर्चा को कम करने की कोशिश है। अगर सरकार, अभी आप वैष्णव साहब का बयान आपने सुनाया, उन्होंने इस निर्णय के पीछे भी कांग्रेस की आलोचना से मुक्त नहीं हुए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जाति जनगणना का हमेशा विरोध किया। तो बीजेपी ने कब इसकी मांग की थी? उनसे पूछ ले कि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती पार्टी भारतीय जनसंघ ने जाति जनगणना की मांग कब की थी? किस दौर में इसके लिए आपने आंदोलन किया था? किस समय आपने धरना दिया था? कब आप संसद में इस बात को लेकर खड़े हुए? भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी इसकी बात नहीं की। भारतीय जनता पार्टी तो कल भी विरोध में थी, आज भी विरोध में है। जनसंघ के समर्थन के बावजूद, संविधान के विरोध करने के बावजूद, हिंदू महासभा के द्वारा और के विरोध के बावजूद भारत का तत्कालीन कांग्रेस की सरकारों ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की अलग जनगणना कराई थी। इसी देश में हुआ, इसी कांग्रेस ने कराया। उससे पिछड़ों की जनगणना की बात नहीं हो रही थी, नहीं हुई। मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट लागू हुई, उस रिपोर्ट के लागू होने के बाद राजनीति बदली। भारतीय जनता पार्टी तब भी उसके लिए तैयार नहीं थी, जिसका उल्लेख किया है लालू प्रसाद यादव जी ने कि 96-97 के में भारत की सरकार ने यह निर्णय लिया था कि जाति जनगणना होनी चाहिए थी। अगर भारतीय जनता पार्टी उसके पक्ष में इतना ही थी तो भारतीय जनता पार्टी को उसका मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को उस निर्णय को आगे बढ़ाना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो उसको डम कर दिया, उसे बात ही नहीं की। आरोप आप लगा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस नहीं होने दिया। कांग्रेस तो लगातार कहती रही है। और यह जो निर्णय जो निश्चित रूप से मजबूर होकर के मोदी सरकार को लेना पड़ा, और उसकी निगाह में सबसे बड़ी प्राथमिकता है बिहार के चुनाव। बिहार के चुनाव में उसके सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जो राजनीति होती है वो कारगर नहीं हो रही है। उन्होंने सभी प्रयास कर लिए, वो परवान चढ़ते हुए उनको नजर नहीं आ रही, इसलिए उन्होंने वो निर्णय लेकर के आए।
और अपने निर्णयों से वापस चले जाए। लेकिन यह चुनावी जुमला मैं क्यों मानता हूं? आपने इस निर्णय को लागू करने के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई। आपने इस निर्णय को लागू करने के लिए किसी कार्य योजना की आपने बात नहीं। सरकार तो जनगणना की भी घोषणा कर चुकी है, शुरू हो गई क्या? सरकार ने इस जनवरी के महीने में, हम और आप अप्रैल के महीने में बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा था केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन पे कमीशन लागू होगा। कितनी कार्रवाई होगी उसमें? इस सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुला करके महिला बंधन अभिनंदन विधेयक पास कराया था। कहां है वो? निर्णय लेना, निर्णय की घोषणा कर देना और उसको लागू कर देना, ये दो अलग चीजें हैं। यह निर्णय लागू हो पाएगा या लागू करना चाहेगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार? मैं इसको संदेह के लिहाज से देखता हूं, और केवल इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जाति जनगणना के पक्ष में कभी नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी की सोच में जाति जनगणना शामिल नहीं है। अगर आप वर्चस्ववादी जातियों के या जो ताकतवर लोग हैं उनके साथ अगर आप खड़े हैं तो आप जाति जनगणना की बात नहीं कर सकते, क्योंकि जाति उस समय फिर आप यहां से सत्ता फिसलती हुई नजर आएगी। तो यह जो सरकार का निर्णय है, मोदी जी की सरकार ने जो निर्णय लिया, यह उनके राजनीतिक व्यवस्था का परिचायक है। राजनीतिक व्यवस्था यह है कि पहलगांव की घटना ने उनको इस मुद्दे पर जो सरकार को निर्णय लेने चाहिए वो सरकार निर्णय नहीं ले पा रही है। और आप सोचिए, मैं सर्वदलीय सभा में प्रधानमंत्री जी शामिल नहीं हुए, आज तक और अभी तक उन्होंने देश को संबोधित तक नहीं किया कि क्या होने जा रहा है। यह कौन सा बयान है कि सेना को पूरी आजादी दे दी गई है? क्या देश, दुनिया के किसी भी देश की यह ताकत है क्या युद्ध करने का निर्णय ले ले? बात करेंगे सुनील जी, मेरा बात करेंगे सुनील है जी, आएंगे उस पे भी। पहलगाम मामले के बाद देश में जो चल रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं कि हम लोग केंद्रित रहें। ये एक बहुत बड़ी घटना है, और जैसे अभी प्रशांत जी कह रहे थे कि जैसे भूकंप आता है और वो भी रिक्टर स्केल पर अगर 9 के रूप में मापा जाए तो एक तहलका मचाने वाला, अगर समुद्र के किनारे हैं तो सुनामी आने वाला भूकंप होता है। और ये इतना गंभीर मसला है। पहलगाम के मामले पे भी चर्चा हम करेंगे और कर भी रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। जरा आना चाहता हूं अमलेंदु जी आपके पास। अमलेंदु जी, जरा पहली प्रतिक्रिया आपकी इसमें, पहली प्रतिक्रिया, जाति आधारित जनगणना आखिर अचानक क्यों? राजीव जी, पहले अचानक क्यों का जवाब से पहले मोदी जी से ये पूछा जाना चाहिए कि जातिगत जनगणना में किन जातियों की जनगणना कराएंगे, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि जातियां केवल 5 हैं, युवा है, किसान है, महिला है, और जाने क्या क्या बताया था, यही 5 जातियां और कोई जाति ही नहीं है। तो जातिगत जनगणना में ये तो बताया नहीं है किन जातियों की जनगणना होगी। तो मोदी जी बताएं, ये सरकार बताए कि जातिगत जनगणना जो किन जातियों की होगी, ये बड़ा सवाल है। दूसरा राजीव जी, जिस तरीके से अब जो है पहले ढोल पीटे जा रहे हैं कि ये सरकार जो है जातिगत जनगणना करा रही है, लेकिन बजट उसमें कितना है ये नहीं बताया गया है, टाइमलाइन क्या है ये नहीं बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार का हलफनामा है कि जातिगत जनगणना नहीं कराई जा सकती, वो हलफनामा वापस लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा ये नहीं बताया गया है। जनगणना होगी कब, क्या जनगणना टालने की ये एक और नई जुगत अब निकाल ली गई है कि जनगणना भी चले फिर बताया जाए कि अभी साल इस पर काम करना है। क्योंकि बजट में राजीव जी जो बजट पेश हुआ है उसमें कहीं भी, बजट पास भी है, उसमें कहीं भी ये नहीं है कि साहब कितना रुपया जो है जनगणना होगा। अगर 2026 में होनी है तो इस बजट में होना चाहिए था, तो 26 तो परिसीमन भी अटकेगा फिर। तो यानी राजीव जी, जातिगत जनगणना और परिसीमन को लेकर सरकार जो जबरदस्त तरीके से घिरी हुई थी, उसको एक तरीके से उन्होंने अभी टालने का प्रयास किया है किसी तरीके से, ये साफ समझ में आ रहा है। और अभी जो करार की घोषणा की गई है राजीव जी, तो उसमें यह भी है कि ध्यान भटके और दूसरी तरफ जाए ध्यान, तो ध्यान भटक रहा है, लोग अब इस पर बात कर रहे हैं। बिहार का चुनाव सामने बताया जाएगा, बिहार के चुनाव में क्या देखिए हमने जातिगत जनगणना की घोषणा कर दी है, लेकिन कराई कब जाएगी ये नहीं बताया जाएगा। पूरा चुनाव निकल जाएगा बिहार का और उसके बाद भी जातिगत जनगणना नहीं होगी, तो ये कब होगी ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये जो क्या कहा जाता है राजीव जी कि एकदम 180 डिग्री घूमना, तो ये 180 डिग्री जो है सरकार घूम रही है पूरी तरीके से। अब समझ में आ रहा है राजीव जी कि मोहन भागवत जो जाके प्रधानमंत्री से मिले थे, वो असली मिलने का कारण ये था कि मोहन भागवत शायद वीटो लगाने गए थे कि जातिगत जनगणना मत कराओ, और हो सकता है कि मोदी जी ने समझाया हो कि घोषणा कर लेने दो, जब करानी होगी तो देखा जाएगा, सरकार तब तक रही या ना रही देखा जाएगा। जरूरी थोड़ी है कि जब हमने घोषणा कर दी करा ही ली जाए।
अब पास कर दिया है नारी शक्ति बंधन अभिनंदन, और वो नारी शक्ति बंधन अभिनंदन जो 2034 तक भी वो लागू होने की कोई संभावना नहीं है। जस्टिस वीवी नागरत्ना जो कह रही है कि उनके जीवन में ही वो लागू हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और समझ लीजिए राजीव जी की सुप्रीम कोर्ट की जज जो है वो कह रही है कि वो नारी शक्ति बंधन अभिनंदन जो है, लेकिन यहाँ पे अमलेंदु जी जरा रोकना चाहूंगा आपको। यहाँ पर जाति आधारित जनगणना की घोषणा हुई है। जनगणना तो ऑलरेडी 21 में ही होनी थी, 21 में नहीं हुई क्योंकि कोरोना काल था। 20-21 हम सब जानते हैं, उसके बाद 22-23 फिर लोकसभा का चुनाव 24 में, और उसके बाद फिर इधर 25 हम अब मई का महीना कल से शुरू हो रहा है, मतलब 4 महीने बीत गए। तो जब जाति आधारित जनगणना को अब इस जनगणना में जोड़ा गया है, कब है यही राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक फ्रेम यहाँ पर सेट होना चाहिए, एक टाइम पीरियड होना चाहिए कि यहाँ इतने से इतने समय में हम करवा लेंगे। ये सब भी आज तो घोषणा हुई है, इसलिए यहाँ पर इसको सीधे खारिज, मुझे लगता है कि सीधे खारिज न करते हुए इतना समझा जाए कि इसके आगे आज घोषणा हो गई, हम ये मान के चले कि इसको करवाने के लिए अब सरकार, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज, प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूं, सबसे बड़ी चीज है कि सरकार को जाति आधारित जनगणना की घोषणा करनी पड़ी। करवाएगी नहीं करवाएगी दैट इज सेकेंडरी, प्राइमरी की घोषणा करके ही देखा जाए तो आप एक जगह बैकफुट पे आ गए हैं। सरकार जो है वो विपक्ष की डिमांड के आगे झुकी है। अब इसके, लेकिन आखिर ऐसा सरकार को करना क्यों पड़ा, ये क्यों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अमलेंदु जी जो कह रहे थे उधर नहीं जाते हैं, क्योंकि करवाएगी नहीं करवाएगी, नारी बंधन अभिनंदन या बाकी जो लेके आए यानी वुमेन रिजर्वेशन की बात है, वो उसमें नहीं जाते हैं। अभी वो पास करवा चुके हैं, उसमें टाइम फ्रेम है कि 2029 के बाद करेंगे, रहने देते हैं। इसको तो अभी करवाना है। देखिए, इतना ही बड़ा फैसला है कि इंडिया गठबंधन की पार्टियां हिंदुत्व की राजनीति करने लग जाए जी। तो ये बीजेपी अब सामाजिक न्याय की राजनीति कर रही है। अब सामाजिक न्याय की राजनीति का राजीव जी पूरा एक बैंडविड्थ है। उसमें जाति आधार जनगणना एक स्टेप है, 50% से ऊपर की लिमिट, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन जो राहुल गांधी कह रहे थे, ये तमाम सारे उसके आयाम है। पहली बात। दूसरी बात कि जैसे ही जातिवार जनगणना का डेटा सामने आएगा, बिहार का या तेलंगाना का या कर्नाटक का आ चुका है, जो सर्वे है, वो जनगणना नहीं है, हेड काउंट नहीं है, लेकिन वो सर्वे में भी दिखाई दे रहा है कि कितने परसेंट लोग कितने परसेंट संसाधनों पर बैठे हुए हैं। और ये एक नई डिबेट चालू होगी, तो जो बीजेपी का सबसे बड़ा जिसको कहे समर्थक है, वो इनके लिए पैसा लगाता है, उसने मीडिया इनके लिए लगाया है, वही नैरेटिव गढ़ता है, वही बीजेपी का झंडा लेके चलता है, उसके ऊपर निशाना आएगा कि तुम 90% पे बैठे हुए हो, तुम तो 5% हो। ये बीजेपी अब जो बात अभी शकील जी कह रहे थे कि अब आलोचना शुरू होगी, हम देखते हैं उसको कैसे आलोचना शुरू होती है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी विवेचना होनी चाहिए कि आखिर इतना बड़ा आपने जो फैसला कैसे कर लिया जिसकी कोई सुगबुगाहट नहीं थी। इसीलिए मैंने कहा कि ये 9 रिक्टर स्केल के भूकंप का जो एपिसेंटर है, जो केंद्र है, वो पहलगाम है या दिल्ली है, ये अभी आने वाले वक्त में पता लगेगा। ये मामूली हेडलाइन मैनेजमेंट नहीं है, मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन मामूली हेडलाइन मैनेजमेंट नहीं है। इसका मतलब है कि सर जो अब आप उसको जोड़ के देखिए कि जब वो प्रधानमंत्री की तरफ से आ रहा है कि उन्होंने सेनाओं को फ्री हैंड दिया है, तो सेनाएं तय करेंगी टाइम फ्रेम, स्केल, मेथड कैसे करना है। ये जो पहलगाम में हुआ है, जिसकी देश भर से आवाज आ रही है, उस पे एक्शन क्या होगा, अब वो प्रोफेशनल फैसला होगा। तो वो सेना तय करेंगी। प्रधानमंत्री ने खुली छूट दे दी। इसका मतलब कि खुद पीछे हट गए। उसका दूसरा मतलब ये है कि खुद पीछे हट गए। तो कमान जो देना था वो देकर अब सेना के हवाले कर दिया। जी। अब इसमें
कहीं कोई टाइमलाइन, सेना की टाइमलाइन का और देश में जो जिसको कहें कि अपेक्षा है तुरंत कुछ करने की, इन दोनों में लगता है कि मिसमैच है, सामंजस्य है कि नहीं है, ये हम देखेंगे आगे आने वाले वक्त में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से इतना बड़ा पॉलिटिकल, जिसको मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, पॉलिटिकल भूकंप लाने की कोशिश की गई है। अब इसकी राजनीति के बहुत बड़े आयाम है। पहली बात कि राहुल गांधी की जीत है, विपक्ष की जीत है, और सबसे पहले इसको आरजेडी और समाजवादी पार्टी ने उठाना शुरू किया था, उनकी जीत है 96 से। तो अब बीजेपी को अपनी राजनीति की जो गाड़ी 80 और 100 की रफ्तार में चल रही थी, उस पे अचानक यूटर्न लिया है। तो गाड़ी सीधी तो रहेगी नहीं यूटर्न लेने पे इतनी स्पीड में। तो अब इसकी गाड़ी की किस तरफ झुकती है, क्या होता है, ये आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे। और कितना मजेदार, अभी जब डॉक्टर राकेश पाठक कह रहे थे, पूरा विमर्श जाति पर, पहलगाम की घटना भी, दुखद घटना पे भी जाति का कार्टून आ गया। इतना घुसा हुआ था दिमाग में राहुल गांधी का नैरेटिव। इनके एंकर्स जो नफरत वाले हैं, वो पूरे के पूरे जातिवाद जनगणना के खिलाफ। अब वो अचानक उनको अब जाति का पाठ पढ़ना पड़ेगा, सामाजिक न्याय की भाषा बोलनी पड़ेगी, बहुत बड़ा घूंट पीना पड़ेगा एंकर्स को, इनके तमाम समर्थक को, बीजेपी को, आरएसएस को। जो मूल राजनीति वो मनुवाद की है, वही वर्ग इनके साथ तन मन धन से, धन भी, तन मन और धन से भी लगा हुआ। उसने मीडिया लगाया हजारों करोड़ का इनके लिए। अब उसके सामने भी सवाल उठेगा। तो बहुत रोचक है, बहुत चुनौतीपूर्ण है और नए प्रकार की राजनीति है। एक आखिरी बात ये कहूंगा, देखिए, वो मोदी जी करें, टाइमलाइन क्या होगी, राहुल गांधी ने पूछा है, बताएं। उसके तमाम आयाम है, महिलाओं का है आरक्षण, उसके बाद वो तुरंत लागू करें, उसके बाद 50% की लिमिट, तमाम उसके आयाम है सामाजिक न्याय की राजनीति के। लेकिन उसके साथ साथ एक ये भी जरूरी होगा कि आप इसको कब करते हैं, कैसे करते हैं, और अपने समर्थकों को क्या समझाते हैं कि कल से आपको दूसरी बात करनी है। ये जरा अभी आने वाले वक्त में हम लोग देखेंगे कि राजनीति दिशा किस दिशा में जाती है। लेकिन फिलहाल तो ये जीत है कांग्रेस की, विपक्षी पार्टियों की, और नैरेटिव उन्हीं का गढ़ा हुआ है जी। जिसका जो कार्ड होता है उसका उसी को बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये नैरेटिव जो है विपक्ष का गढ़ा हुआ कार्ड, विपक्ष का पत्ता जो है वो विपक्ष का, भले चल दिए हो, नरेंद्र मोदी की सरकार चली हो, लेकिन जीत विपक्ष की होती हुई यहां नजर आ रही है। लेकिन डॉक्टर राकेश पाठक जी, जरा आपसे समझूं कि आखिर क्यों इस वक्त, यही सवाल जो प्रशांत जी से पूछ रहा था, इस वक्त ऐसा बड़ा निर्णय लेने की जरूरत क्यों आन पड़ी मोदी सरकार को? राजीव जी, प्रशांत जी ने, उससे पहले सुनील जी ने 2-3 ऐसे विषय साथ में रखे हैं। एक तो बिहार का चुनाव और दूसरा पहलगाम की घटना के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कोई माकूल कार्रवाई। प्रशांत जी ने जो कहा उसमें एक सिर्फ इतना सा जोड़ना चाहता हूं एक बात को, कि जो बैठक थी जिसमें प्रधानमंत्री की तरफ से सूत्रों के मुताबिक चैनलों और अखबारों में छपा कि सेना के, तीनों सेनाओं के मुखियाओं को सारी जिम्मेदारी दे दी, समय, स्थान, कार्रवाई, जो कुछ करना है वे तय करें। सामान्य तौर पर लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्यों में ऐसा नहीं होता। जिम्मेदारी देश का चुना हुआ मुखिया लेता है। लाल बहादुर शास्त्री ने दस्तखत किए कार्रवाई पर, श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली। मानकर चलिए अगर उन दोनों युद्धों में कुछ उलटबांसी हो जाती तब भी वही लोग जिम्मेदार ठहराए जाते। आज की तारीख में जो व्यक्ति एक छोटे से रेलवे स्टेशन या पुल पुलिया के उद्घाटन तक का श्रेय लेता हो, देश का ऐसा मुखिया देश पर आए हुए इतने बड़े संकट में सारी जिम्मेदारी बावर्दी जनरलों को दे दे, तीनों सेनाओं के मुखियाओं को दे दे,
खुद उससे बरी हो जाए, ये चिंताजनक बात है। ये पाकिस्तान में होता रहा है, वहां पाकिस्तान ने भुगता भी है। जिस तरह से वहां सेना के मुखियाओं ने सत्ता चलाई है, फैसले खुद किए हैं बजाय चुने हुए प्रधानमंत्रियों की जगह। अब आते हैं इस विषय में, राजीव जी हम भूल रहे, थोड़ा सा मैं तथ्यात्मक एक जानकारी जोड़ना चाहता हूं। संघ ने शुरू में जातिगत जनगणना की बात का विरोध किया था, स्वयं डॉक्टर मोहन भागवत ने भी, और संघ के तमाम पदाधिकारी इसके खिलाफ बोलते रहे। लेकिन एक तारीख नोट कीजिए, 2 सितंबर 2024, 2 सितंबर 2024 केरल के पलक्कड़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध 32 संगठनों की एक राष्ट्रीय समन्वय बैठक हुई थी, अखिल भारतीय समन्वय बैठक। उस बैठक के बाद सुनील आम्बेकर, जो संघ की ओर से आजकल प्रवचन देते हैं, बयान देते हैं, उन्होंने कहा था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जातियों की गणना का प्रयोग न हो, इस्तेमाल न हो, ऐसा उन्होंने भाव प्रकट किया था। वो पहला अवसर था जब संघ ने यह संकेत दिया था कि वो जातिगत जनगणना के पक्ष में आ सकता है धीरे। एक और बैठक पर गौर कीजिए राजीव जी, प्रशांत जी और शकील जी ज्यादा बताएंगे। सरसंघ चालक संघ के सुप्रीमो डॉक्टर मोहन भागवत 10.5 साल में पहली बार 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे। उनकी 1 घंटे बैठक हुई। क्या वो बैठक सिर्फ पहलगाम की घटना के बाद उभरी हुई परिस्थितियों को लेकर थी, या बिहार का चुनाव और पूरे देश में कांग्रेस, इंडिया गठबंधन या राहुल गांधी के जातिगत जनगणना के अभियान के परिणामों को लेकर थी? क्या उसके लिए भी कोई फायर फाइटिंग पर बात हुई मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी? क्या संघ ने अब इस बात की सहमति दी, जो संघ का काडर है, स्वयं सेवकों की जो सुबह की शाखाएं हैं, उसमें समाज से कहीं कोई फीडबैक आया कि नहीं अब तो ये कराना ही पड़ेगा, राहुल गांधी की बात सही है? ये कई ऐसी बातें हैं जिनका आकलन जरूरी है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐसे ही घुटने नहीं टेक दिए राहुल गांधी के सामने सर, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना नरेंद्र मोदी इतनी आसानी से घुटने टेकने वाले नहीं। यद्यपि पिछले 10 सालों में अनेक बार घुटने टेकते रहे हैं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की मांगों के सामने। तो मुझे लगता है कि अब आज के बाद जो ज्यादा बड़ी परेशानी है वो ये है कि बीजेपी के बड़े से बड़े नेता से लेकर उसके सोशल मीडिया की आर्मी, ट्रोल आर्मी, ये सारे लोग कैसे डिफेंड करेंगे। ट्विटर पर आप देखिए जो बड़े बड़े हैंडल्स हैं, वे किस तरह नरेंद्र मोदी को गरियाएंगे। पिछले 2-3 महीने में बार बार नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़े करते रहे, चाहे वो जहाने खुसरो में जाने का मामला हो, चाहे सौगाते मोदी बांटने का मामला हो। आज का मुद्दा भी ऐसा ही है, जिसमें मोदी के समर्थक, बीजेपी के समर्थक बहुत आसानी से इसे पचा नहीं पाएंगे। यद्यपि उन्हें अभ्यास है, बार बार अपनी कथनी करने से मोदी जी अपने समर्थकों को इतना अभ्यास करा चुके हैं कि वे तब इमली के पत्ते पर गुलाटी खा जाए, इसका बहुत अभ्यास है। बहुत छोटा होता है इमली का पत्ता, मोदी और आरएसएस के समर्थक बहुत आसानी से गुलाटी खा सकते हैं उस पर, बहुत अभ्यास हो गया 10 साल में। लेकिन इसके राजनीतिक परिणाम, इसके नतीजे आने वाले वर्षों में चुनाव में भी दिखाई देंगे। सबसे पहले बिहार में ही बीजेपी को इसका परिणाम देखने को मिल जाएगा कि लालू यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन जो बात कह रहा था, और इसे ये सब लोग भुनाएंगे मंचों से। आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया है कि हम जो कह रहे थे मोदी को मानना पड़ा। तो देखते हैं बिहार में इसके क्या नतीजे आते हैं और आने वाले चुनाव। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, आने वाले चुनाव में क्या इसका परिणाम आता है, इस रिएक्शन के बाद क्या फायदा होता है बीजेपी को, नरेंद्र मोदी की सरकार को, वो देखना होगा। लेकिन इस निर्णय के बाद बीजेपी के समर्थकों में क्या कुछ हो सकता है? क्या बीजेपी के पक्ष में या बीजेपी के खिलाफ? कई लोग जो अभी तक झंडा उठाकर जातिगत जनगणना के बारे में निगेटिव बातें कर रहे थे, अब क्या वो पॉजिटिव हो जाएंगे? शकील जी, यही सवाल आपसे करना चाहता हूं, क्या लगता है कि बीजेपी को यहां इसका फायदा होगा?
बिल्कुल नहीं। बीजेपी को इसका फायदा होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता राजीव जी। देखिए, हम सबसे पहले ये बताना चाहेंगे, ये चर्चा हम लोगों के बीच में हो रही है न्यूज़ एंकर की, गोदी मीडिया की, कि उन पर क्या प्रभाव होगा। आप याद कीजिए कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने काले किसान कानून वापस लिए थे और किसानों से माफ़ी मांगी थी, तो उस वक्त इस मीडिया को सबसे बड़ा सेटबैक पहुंचा था। उसने कहा था कि हमारे साथ धोखा हुआ। क्यों? क्योंकि उसने उन किसानों को आतंकवादी, मवाली, खालिस्तानी, देशद्रोही, पता नहीं क्या क्या कहा था, और प्रधानमंत्री मोदी आए और उनसे माफी मांगकर चले गए। ये अब दूसरा मौका है जिसमें मोदी जी ने अपने भक्तों को और गोदी मीडिया को बड़ा जबरदस्त सेटबैक दिया है, बड़ा जबरदस्त धक्का दिया है। दूसरी बात, ये तो बीजेपी की बात है, गोदी मीडिया और भक्तों की। एक कांग्रेस की बात बताएं हम आपको। कांग्रेस में अब राहुल गांधी का जो लोहा है, राहुल गांधी का जो नेतृत्व है, वो स्थापित हो गया। ये एक सबसे बड़ी बात है। अभी तक जो इधर उधर थोड़ी बहुत बात होती थी कांग्रेस के अंदर, वो आज के बाद सब खत्म हो जाएगी। यात्रा ने ये काम किया था, लेकिन यात्रा एक ऐसी चीज थी जो राहुल ने खुद की थी। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसे उनके विरोधी सरकार, सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। तो ये जो है राहुल की एक बहुत बड़ी जीत है। और अब वही बात हो रही है कि लोग कहेंगे कि ले तेरी हिम्मत की चर्चा गैर की महफिल में है। वाकई राहुल की हिम्मत की चर्चा अब बीजेपी, आरएसएस, भक्तों, मीडिया की महफिल में है। बोल सकते हैं कि हिम्मत हो या न हो, वो अलग बात है। दूसरी बात, राहुल ने आज अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत संक्षेप में वो सारी बातें बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से रखी। हम बहुत ही संक्षेप में उन्हें बता देते हैं। राहुल गांधी ने जो कहा 50% की सीमा की दीवार तोड़ना है, ये जो है पहला स्टेप है, इससे आगे जाना है। और नेक्स्ट में जो पता लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि देश की संस्थाओं में, पावर स्ट्रक्चर में किसकी कितनी भागीदारी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में निजी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की बात है, उसे लागू करना है। और आप फिर बीजेपी के ऊपर आइए, देखिए कि कितना बीजेपी के लिए ये संकट का समय है, वाकई संकट का समय है कि उसको उस पिच पर खेलना पड़ रहा है। राहुल गांधी उसको उस पिच पर ले आए जिसके न बाउंस का उसको पता है, न उसकी स्विंग का उसको पता है। राहुल गांधी ने बहुत बुरी तरह मोदी को घेर दिया है। अभी जो हम लोग आपस में बात कर रहे हैं और ये सवाल सोशल मीडिया पे भी उठ रहे हैं, जो गोदी मीडिया के चैनल है वो भी उठा रहे हैं, आगे भी उठेंगे कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। वो बातें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि सैद्धांतिक रूप से नरेंद्र मोदी को मानना पड़ा कि जाति गणना कराना पड़ेगी, जाति गणना कराना चाहिए। अब इसको गोदी मीडिया मास्टर कहे, चौंका दिए कहे। अभी तक 11 साल में लोग मान जाते थे कि चौंकना कोई बहुत बड़ी चीज होती है, मास्टर स्ट्रोक नकली भी हो सकते हैं। लेकिन आज उसकी समझ में आ जाएगा कि मास्टर स्ट्रोक जो है वो तो राहुल गांधी का ही रहा है, मोदी जी का ये मास्टर स्ट्रोक नहीं रहा। अब एक और सवाल, जो सबसे कठिन सवाल आप बार बार पूछ रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं, बहुत कठिन सवाल है वो, और इस वक्त जो माहौल है उसमें इसका जवाब देना मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हम बताने की कोशिश करेंगे। देखते हैं किस तरह समझा जाता है। देखिए, ये जो बीजेपी है, आरएसएस है, इनकी सरकारें हैं, इनकी जो राजनीति है उसमें हमेशा से साहस का अभाव रहता है। वो फैक्टर जिसे कहते हैं वो इनमें कभी रहा नहीं। इसको एक उदाहरण के जरिए हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं संक्षेप में। जब करगिल हुआ था तो शायद यहाँ पहले भी बताया होगा, उस समय हम कश्मीर में ही थे, करगिल गए थे। उस वक्त प्रधानमंत्री वाजपेयी जो है एयर स्ट्राइक करने से लगातार बच रहे थे। फारूक अब्दुल्ला ने और उस समय के जो रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने, दोनों ने जाके उनसे बहुत सख्त शब्दों में कहा था वाजपेयी जी से कि हम लोग इस्तीफा दे देंगे, एयर स्ट्राइक करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और अमेरिका एयर स्ट्राइक नहीं चाहता था। उसके बाद हुआ। इसी तरह आप देखिए कि प्रधानमंत्री बनते ही वाजपेयी जो है लाहौर की बस यात्रा पे निकल गए।
आगरा के लिए नवाज शरीफ को बुला लिया, जनरल मुशर्रफ को बुला लिया उन्होंने वार्ता करने के लिए। ये कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने कभी नहीं किया, नरसिम्हा राव ने नहीं किया, मनमोहन सिंह ने नहीं किया। इसी तरह मोदी ने शपथ ग्रहण में नवाज शरीफ को बुला लिया, खुद लाहौर चले गए। ये सब जो है, इनमें की जो बड़ी समस्या है, उसके बारे में बातें तो बहुत करेंगे, पाकिस्तान ऐसा और ये और वो, लेकिन अमेरिका अगर मना कर देता है, उसके बाद ये वो साहस नहीं कर पाते जो इंदिरा गांधी करती थी, जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री करते थे। निक्सन ने भी यही किया था 1971 में। इंदिरा गांधी ने कहा कि मेरे देश पे शरणार्थियों का दबाव बढ़ रहा है, उस दबाव से निकलने के लिए मुझे क्या करना है कि मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा 7वां बेड़ा पहुंचा देंगे, इंदिरा ने कहा 8वां पहुंचा दो, वो 2 टुकड़े कर दिए। ये एक बहुत बड़ी चीज है और ये आती है विचार से। दक्षिणपंथी विचार कभी भी साहस का फैक्टर दे नहीं पाता है, ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो आपका ये जो सवाल है, इसके पीछे बहुत सारे सैद्धांतिक कारण हैं और इसमें सबसे बड़ी जो चीज है कि जो प्रधानमंत्री होता है, जो नेतृत्व करता है, उसके मन में जो कमिटमेंट और कन्विक्शन है अपनी जनता के प्रति, वो कितना है। वो इंदिरा गांधी में था, वो राहुल गांधी में है। मोदी जी हो या वाजपेयी जी हो, वो गिमिक्स करते थे, लोगों को बहलाने में यकीन करते थे कि किसी भी तरह से लोग इस मुद्दे से उठ के उस पर चले जाएं, उससे उठ के उस पर चले जाएं। और ये इन्होंने एक ऐसी कोशिश की है, निश्चित ही रूप से सवाल पहलगाम का था। अभी जब गए वहां पे शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलने के लिए कानपुर राहुल गांधी, उनकी पत्नी का हाल जो है देखा नहीं जा रहा है जी। शुभम द्विवेदी की पत्नी जो मारे गए हैं पहलगाम में। तो देश में बहुत भयानक किस्म का माहौल है, ये उन लोगों को सबको मालूम पड़ रहा है जो लोगों के बीच जाते हैं। लेकिन अमेरिका क्या कहता है? अमेरिका कहता है कि तुम लोग आपस में निपट लेना और दोनों बराबर है। और 1500 साल पुराना ये विवाद है। 1500 साल? भाई 1500 साल कहां से हो गए? आजादी को ये 75 साल हुए हैं, 1500 साल कहां से आ गए? लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी ने एक शब्द में भी अमेरिका का माय डियर फ्रेंड ट्रंप का विरोध किया और कहा कि आप कह क्या रहे हैं जनाब, आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं? नहीं कर पाए। और यही सबसे बड़ा सवाल है और यही आपके सवाल का जवाब है कि इस सरकार में, इस राजनीति में जो नफरत फैलाने का, विभाजन करने का, वो तो सारा मादा है, वो सब काम तो कर सकते हैं। लेकिन जो असली दुश्मन है, गरीबी, बेकारी, बेरोजगारी, या अमेरिका जो टर्म्स डिक्टेट करता है, जो हमारे यहाँ की सरकार चलाने की कोशिश करता है, उससे बात करने के साहस का अभाव जो है हमेशा दिखता है। जी राजीव जी जी बिल्कुल। सुनील जी, आपके पास आना चाहता हूं। आपसे भी सवाल यही कि आखिर आज की तारीख में इस निर्णय यानी जाति आधारित जनगणना, जातिवार जनगणना कराने की घोषणा की जरूरत क्यों पड़ी? की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिशें सफल नहीं हो पा रही। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव, बिहार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है, लेकिन इस निर्णय से उसको कोई लाभ होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। भारतीय जनता पार्टी सामाजिक आंदोलन, सामाजिक सशक्तिकरण की जो परंपरा है, जो विरासत है, उसकी हकदार नहीं हो सकती है, क्योंकि सामाजिक सशक्तिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कभी कुछ भी नहीं किया और न उसकी पक्षधर रही है। वह नैरेटिव जरूर बनाने का प्रयास कर रही है इस निर्णय के माध्यम से कि वह अभी सामाजिक आंदोलन में, सामाजिक न्याय की लड़ाई में लोगों के साथ है, लेकिन उसका इतिहास, उसकी पितृ संस्था का इतिहास कभी भी सामाजिक न्याय के पक्ष में नहीं रहा। वह जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, उनकी पक्षधर कभी नहीं रही। वह हमेशा हिंदुत्व की लड़ाई लड़ती रही और सभी लोगों को हिंदुत्व के अम्ब्रेला के तहत लाने का प्रयास करती रही है। मेरा अपना मानना यह है कि बिहार का विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत प्रमुख है और उस चुनाव के मद्देनजर इस बात को रखा, इस निर्णय लिया गया है, लेकिन इसका कोई लाभ मिलेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। दूसरी चीज मुझे लगता है कि जो पहलगाम के में की जो घटना है, इस पर हो रही चर्चा को भी टालने की कोशिश है या हेडलाइन मैनेजमेंट है ये। अब आज से इस निर्णय की घोषणा के साथ ही यह चर्चा होने लगी कि जाति जनगणना, कितना लाभ, कितना नुकसान, क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब इस पर बात होने लगी। पहलगाम की जो घटनाएं थी, उन घटनाओं के ऊपर चर्चा थोड़ी रुकी है। तो एक तरह का ये मीडिया मैनेजमेंट भी है, हेडलाइन मैनेजमेंट की भी कोशिश है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या बस इवन यहाँ तक कि मोदी जी भी कभी भी जाति जनगणना के पक्ष में नहीं रहे। क्या जितना इसके इस निर्णय के खिलाफ
इस राजनीति के खिलाफ बातें कही जा सकती थी, सब भारतीय जनता पार्टी करती रही है। वह उस मोड़ तक जाकर रुकी भी नहीं कि उसको वापस लौटने में कोई दिक्कत हो, वो उस सीमा को भी क्रॉस कर गई, लेकिन आज उसको ये निर्णय लेना पड़ रहा है। और उसकी वजह केवल यही है कि बिहार की राजनीति में वह अपने ध्रुवीकरण की राजनीति को सफल नहीं कर पा रही है, गवर्नेंस की बात कर नहीं पा रही है। वो उसको उम्मीद थी कि नीतीश कुमार जी के सहयोग के नाते उस चुनाव को बहुत आसानी से आगे निकाल ले जाएगी। नीतीश कुमार जी की क्रेडिबिलिटी बहुत बुरी तरह से गिरी है। उनका मतदाता इस वक्फ बिल के नाम पर समर्थन देने या भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होने के कारण से उनका समर्थक उनसे नाराज है, उनसे दूर हुआ है। अब बीजेपी को कोई बेचैनी है कि अपने ही मतदाताओं को अपने साथ रोके रखे। पुलवामा पहलगांव की घटना के को लेकर के जो सरकार की से आक्रामकता दिखनी चाहिए थी, उन लोगों को दिखी नहीं। जो ढेर सारे लोगों में पाल रखे थे और ढेर सारे लोग बातें भी कर रहे थे, वो तत्काल उस तरह की पहल करती हुई सरकार नहीं दिख रही। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस तरह की कोई कार्रवाई हो जाए। लोग पूरा देश, विपक्षी दल सभी कहते रहे कि सरकार के निर्णय के साथ है, लेकिन सरकार किसी निर्णय से अवगत कराने की स्थिति में नहीं रहेगी। आज कैबिनेट की मीटिंग के बाद कैबिनेट कमेटियां सिक्योरिटी की बैठक के बाद भी कोई इस तरह की बात कही नहीं गई, बल्कि इस बात को बहुत कमजोर करने का प्रयास किया गया जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सेना को पूरी तरह से आजादी दे दी गई है। युद्ध का निर्णय कभी सरकार नहीं करती। राकेश पाठक जी ने कहा कि पाकिस्तान में सेना निर्णय लेती रही, बिल्कुल लेती रही, लेकिन चुनी हुई सरकारों के दौरान नहीं, तख्ता पलट कर दिया। आज यांगून में भी सरकार सेना निर्णय ले रही है, तख्ता पलट हो गया। चुनी हुई सरकारें रही हैं तो चुनी हुई सरकारें निर्णय लेती। युद्ध एक सामान्य निर्णय नहीं है। और लेकिन पूरे के पूरे घटनाक्रम में इस देश में जब भी संकट की स्थिति पैदा हुई है, बाहरी स्तर से सुरक्षा को लेकर सवाल पैदा हुए, प्रधानमंत्री हमेशा सामने आगे रहे हैं। चाहे जवाहरलाल नेहरू रहे हों, चाहे लाल बहादुर शास्त्री रहे हों, चाहे इंदिरा गांधी रही हों, जितने भी नेता रहे वो सामने से दिखाई पड़े। इस घटनाक्रम में प्रधानमंत्री जी कहीं आगे नहीं दिखाई पड़े। कहीं रक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं, कहीं विदेश मंत्री कुछ बोल रहे हैं, कहीं कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के स्तर पर जो कार्रवाई होनी चाहिए, जो देश को आश्वासन मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। और उसके उलट राहुल गांधी लगातार सक्रिय रहे। वह श्रीनगर भी गए, वह पहलगांव में घायल लोगों से मिले, वो कानपुर में जाकर के अभी जो पीड़ित परिवार है उनसे मिल करके आए। तो यह जो मेरा अपना निर्णय यह है कि एक राजनीतिक निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी इसका चुनावी लाभ लेने का प्रयास कर रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसका लाभ मिल पाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ती हुई कभी दिखाई नहीं पड़ी। उस लड़ाई की विरासत उसके पास नहीं जा सकती। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जरा अमलिंदु जी, आपसे समझना चाहता हूं कि इसका बेनिफिट कितना बीजेपी को दिखाई देता है। आप क्या कहेंगे? क्या इस निर्णय के बाद बीजेपी को फायदा है? क्या इस निर्णय के बाद बिहार का चुनाव, फिर वेस्ट बंगाल का चुनाव, इसमें बीजेपी को फायदा हो सकता है? राजीव जी, इसका फायदा बीजेपी को बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन बीजेपी ने अपनी एक भला टालने की कोशिश की है। पहली बात यह है कि आपको याद होगा राजीव, जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था और कांग्रेस ने अपना न्याय पत्र जारी किया था और उसमें जातिगत जनगणना की बात की, तब यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कह रहे थे कि ये जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, ये आपकी जो है वो छीन कर जमीनें किसी आपका मंगलसूत्र और मछली और जाने क्या क्या सब जो ले आए थे, वो उस न्याय पत्र पर ही लेके आए थे, जिसे मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बता दिया गया था। उस न्याय पत्र में ये बात थी कि जातिगत जनगणना की गारंटी कांग्रेस देती है कि जातिगत जनगणना कराई जाएगी। 2023 में मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा था कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से कि कांग्रेस ने जब जनगणना कराई थी उसमें जातिगत जनगणना को शामिल किया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट आई तब तक मोदी जी की सरकार आ गई थी, उसमें वो शामिल नहीं किया गया। उसको लेकर बड़ी जबरदस्त तरीके से बीजेपी हमलावर रही थी। तो आप जब पहले हमलावर रहे तो आज आप इसका श्रेय कैसे ले सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है राजीव जी। और मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जिस समय एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस समय भी मसला आया था और शरद यादव जो थे वो एनडीए के संयोजक थे और उस समय भी इन्होंने विरोध किया था। तो ये बहुत सारी बातें राजीव जी, तो इसलिए इनको किसी हाल में कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जो जिसका काम है वो उसी को आएगा, सीधी सी बात ये है। और ये काम जो है वो राहुल गांधी का किया हुआ है और राहुल गांधी इस समय जबरदस्त तरीके से ट्रेंड कर रहे हैं राजीव जी।
और बीजेपी के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि आखिर अभी तक आप विरोध कर रहे थे, कल तक आप कह रहे थे कि साहब 5 जातियां हैं, जातिगत जनगणना की मांग करने वालों को आप जातिवादी बता रहे थे। यही सारे लोग जो राहुल गांधी से पूछ रहे थे कि जिसकी अपनी जाति का पता नहीं है वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, अब ये क्या जवाब देंगे राजीव जी? जाहिर सी बात है कि अगर बीजेपी बिहार के चुनाव के मद्देनजर भी अगर इसको लेकर आई है तो भी इसका फायदा बिहार में नहीं होना है, क्योंकि अब बीजेपी पर बहुत से सवाल खड़े होंगे। आप जातिगत जनगणना की बात करेंगे और वहां लोग पूछेंगे मोहन भागवत का पिछले 2015 का आएगा, तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। लेकिन हाँ, फिलहाल जो एक तरीका है वो ये तो साफ हो गया कि राहुल गांधी ही दिशा तय कर रहे हैं सरकार की। और राहुल गांधी ने जो कहा, बीजेपी ने उसको सच करके दिखा दिया। राहुल गांधी ने संसद में कहा कि हम आपसे ही करवाएंगे, इसी संसद में करवाएंगे, और अगर आपने नहीं किया तो नया प्रधानमंत्री कर देगा। तो क्या राजनीति को ऐसा खतरा पैदा हो गया कि नया प्रधानमंत्री भी आने वाला था? जैसा प्रशांत जी ने भी कहा, हमें भी लगता है कि अगर इससे जो निर्णय लिए जा रहे हैं तो क्या देश वास्तव में मध्यावधि चुनाव की तरफ बढ़ रहा है? हमें नहीं मालूम पड़ रहा, नहीं बढ़ रहा। हो सकता है फिलहाल बिहार के हिसाब से फैसला लिया गया हो, लेकिन ये इस सरकार ने साबित कर दिया कि राहुल गांधी जो बार बार कहते हैं कि सरकार ये सिस्टम हमारा है, तो सिस्टम राहुल गांधी का काम कर रहा है, ये आज इस सरकार ने साबित कर दिया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जरा प्रशांत जी, विपक्ष को कितना फायदा हो सकता है? देखिए, अभी अमरेंदु जी बिहार के इलेक्शन की बात कर रहे थे। नाक पे अगर मक्खी बैठी हो तो उसको तलवार से नहीं उड़ाते। ये बहुत बड़ा फैसला है। ये पूरे देश की राजनीति, सामाजिक व्यवस्था जो हजारों साल से एक स्थिरता में है, यथास्थिति में है, उस दिशा में एक बड़ा बदलाव का कदम है, क्रांतिकारी कदम है। और ये मोदी जी इसको लेने के लिए मजबूर हुए हैं। तो ये केवल हेडलाइन मैनेजमेंट नहीं है, इतना बड़ा हेडलाइन मैनेजमेंट संभव नहीं है। अगर हम अपने दर्शकों को अभी हम ये कहें कि हम रेगिस्तान में हैं, तो कोई मानेगा? हमारे पीछे पानी दिख रहा है। तो इतना बड़ा हेडलाइन मैनेजमेंट जो है संभव नहीं है। ये 2 हेडलाइन है। अब बीजेपी विपक्ष के खेमे में है, जो हमारे मित्रों ने चर्चा की कि उसकी राहुल गांधी की पिच पे अब मोदी जी बैटिंग करने गए हैं। एक बात ये। दूसरी बात, पहलगाम में जो 26 लोगों की मौत हुई है, उसकी संवेदना पूरे देश में है और उसकी अपेक्षा है, चाहे हमारे सेनाओं से हो या और सरकार से है। सेनाएं सरकार के अधीन काम करती हैं, सरकार से अपेक्षा है। तो ऐसा नहीं कि इस हेडलाइन मैनेजमेंट से वो अपेक्षा जो है वो गायब हो जाएगी, तो वो अपेक्षा तो रहेगी। हम अपनी आंख बंद कर लें तो ऐसा नहीं कि ये शहर गायब हो जाएगा, तो ये अपेक्षा तो रहेगी। तो ये हेडलाइन मैनेजमेंट इतना आसान नहीं है। और ये पहली बार हुआ है राजीव जी कि मोदी जी ने राजनीतिक लड़ाई एक राजनीतिक कदम से लड़ी है। अभी तक राहुल गांधी इस राजनीति को कर रहे थे, इंडिया गठबंधन कर रहा था, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, तमाम पार्टियां कर रही थी। अब मोदी जी जब भी राजनीति का जवाब देते थे तो नेशनल हेराल्ड, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब खाते खुलते थे। पहली बार एक राजनीतिक सवाल का राजनीतिक कदम से जवाब दिया गया है। जांच एजेंसियां नहीं है, जांच एजेंसियां नहीं है, इसमें ईडी नहीं है, ये राजनीतिक फैसला है। तो ये बहुत स्वागत योग्य है कि मोदी जी अब राजनीति कर रहे हैं पहली बार। जी, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि ये स्वागत योग्य है, मोदी जी पहली बार राजनीति कर रहे हैं। यानी कि राजनीति राहुल गांधी अगर कर रहे थे तो राहुल गांधी को करारा जवाब देने की कोशिश यहाँ नरेंद्र मोदी ने उन्हीं के हथियार से की है। लेकिन क्या, यानी साफ साफ है कि राहुल गांधी कह रहे थे कि जाति आधारित जनगणना करवाइए और नरेंद्र मोदी ने जाति आधारित जनगणना की घोषणा कर दी। अब देखिए, अब बॉल यहाँ पर एक निर्णय में चाह रहा था कि ये डिसीजन हो, ये डिसीजन ले लिया गया। अब फायदा किसको होगा? नरेंद्र मोदी को
या इंडिया गठबंधन को? जरा सोचिएगा। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी, सुनील शुक्ला जी, शकील अख्तर जी, अमलिंदु उपाध्याय जी और हमारे साथी यहाँ प्रशांत टंडन जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और आप जान रहे हैं कि हम श्रीनगर में हैं, जम्मू कश्मीर की राजधानी, और उसमें भी डल लेक। यहाँ से ये कार्यक्रम न्यूज पॉइंट लेकर आ रहे थे और बहुत ही खूबसूरत शहर है ये, आप जानते हैं, और बहुत ही खुशनुमा मौसम, हल्की ठंड है और लेकिन गर्माहट दिल्ली में जबरदस्त है। कल भी गर्माहट थी। कल कुछ निर्णय नरेंद्र मोदी ले रहे थे जिसमें पहलगांव के बाद क्या कुछ होने जा रहा है इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी और आज भी टिकी हुई हैं। नरेंद्र मोदी जो भी फैसला लेंगे इस मसले में वो